गम हेल्थ जिसको हम कह सकते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हार्ट प्रॉब्लम्स। और कितना ज़्यादा शुगर रिस्पॉन्सिबल है कैविटीज़ के लिए? TSD, मैं ऐसे मानता हूँ कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। एवरीबडी इज बॉर्न विद फियर। सच सच बताना, हम में से कितने लोगों को कुछ ना कभी डेंटल प्रॉब्लम होती है, पर फिर भी हम डेंटिस्ट के पास में जाने से बहुत डरते हैं। हम में से कई लोग ऐसे होंगे, मगर आज के बाद, इस पॉडकास्ट देखने के बाद में आपको ऐसा नहीं फील होगा, क्योंकि आज के हमारे जो गेस्ट है वो है डॉक्टर विमल राठी जी, जिनको 25 ईयर्स से भी ज़्यादा एक्सपीरियंस है डेंटिस्ट्री लाइन में, और वो 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स के क्रिएटर है, और जो गुजरात हाईएस्ट अवॉर्डेड सेंटर है डेंटिस्ट्री में। तो डेंटिस्ट्री को लेके बहुत सारे मिथ्स और फैक्ट्स होते हैं, तो आज के इस पॉडकास्ट में हम इन सब फैक्ट्स और मिथ्स को क्लियर करेंगे। मगर उससे पहले प्लीज़ डू सब्सक्राइब टू द चैनल द जर्नी टेल्स फॉर सच इंटरेस्टिंग पॉडकास्ट्स। सो डॉक्टर साहब, वेलकम टू द जर्नी टेल्स। थैंक यू। सो हम काफ़ी टाइम से आपकी डेट्स वो देख रहे थे कि यू आर द मोस्ट वांटेड गेस्ट ऑन आवर शो, डॉक्टर साहब। थैंक यू वेरी मच फॉर सच लवली वर्ड्स। थैंक यू। सो डॉक्टर साहब, क्या ये सच है कि ज़्यादातर जो भी हेल्थ रिलेटेड प्रॉब्लम्स होती है तो उसको अपन क्योर कर सकते हैं, ठीक है, बट वो ज़्यादा बड़े ही नहीं, तो उसको अपन कैसे, प्रिवेंशन कैसा होना चाहिए उसका? सर से लेकर पाँव तक हर एक ऑर्गन के लिए प्रिवेंटिव मेजर्स हैं जी। अगर आपको राइट मेंटोर्स मिलते हैं तो आप जो है डिजीज़ को कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं बहुत इजीली। एक बार तीर कमान से निकल गया, उसके बाद चीज़ें कंट्रोल करनी थोड़ी डिफ़िकल्ट रहती है। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि प्रिवेंटिव हेल्थ केयर को सबसे ज़्यादा हर एक जन को इम्पोर्टेंस देनी चाहिए। प्रिवेंटिव हेल्थ केयर में भी सबसे इम्पॉर्टेंट वर्ड जो मुझे लगता है जो हर एक फील्ड में अप्लाई करता है वो है क्लेanलीनेस। राइट नॉलेज हाउ टू क्लीन थिंग्स, भले फिर वो तन हो, भले फिर वो मन हो, भले फिर कुछ भी हो। सो आई रियली फील प्रिवेंशन इज ऑलवेज नॉट जस्ट बेटर, इट इज़ बेस्ट। एंड आई फील एज अ डॉक्टर हमारे ऊपर बहुत रेस्पॉन्सिबिलिटी है, और बेस्ट सॉल्यूशन यही रहता है कि आपको प्रिवेंट ही करना चाहिए डिजीज़ को हमेशा। करेक्ट। सो ऐसा क्यों है कि ना काफ़ी लोग, ज़्यादातर देखा गया है कि डेंटिस्ट के पास जाने से ना डरते हैं, तो वो ऐसा क्या रीज़न है तो होता है? मतलब जब तक बीमारी ज़्यादा बढ़ नहीं जाती है तब तक नहीं जाना है, अभी नहीं जाना है, तो ऐसा क्यों होता है? वैसे बता दूं कि डॉक्टर फ्रेटर्निटी में अमरीश पुरी की अगर कोई फीलिंग वो रहती है, गब्बर सिंह जैसे बोलते हैं ना, तो वो डेंटिस्ट के उसमें रहती है। बिकॉज सी वी आर ट्रीटिंग इन अ वेरी पर्सनल स्पेस। मतलब हर एक इंसान के 1.5 फुट दूरी जो होती है वो उसकी पर्सनल स्पेस होती है। पर्सनल स्पेस के अंदर आपको एनक्रोच करके ट्रीट करना है, और कॉन्स्टेंटली जब हम ड्रिलिंग मशीन हो गई या कोई भी चीज़, हम इंस्ट्रूमेंट जो हमारे जो नॉइज़ भी होती है ना, वो ऐसी रहती है कि वो श्रिल नॉइज़ जब बहुत नज़दीक से सुनते हैं तो कहीं ना कहीं उसके फियर बहुत रहते हैं जी। तो इसीलिए हम लोग जब भी ट्रीट करते हैं तो पहला हमारा जो सेशन रहता है आइस ब्रेकिंग सेशन, जैसे हर प्रोग्राम में होता है, वैसे हम पहले साइकोलॉजिकल मेकअप ऑफ द पेशेंट देखते हैं। फिर उसके हिसाब से किसी में 5 मिनट लगता है, किसी में 10 मिनट लगता है। वी नेवर हरी इनटू अ ट्रीटमेंट, ऑलवेज नो द पेशेंट साइकी फर्स्ट, हाउ आर दे थिंकिंग, उनके कोई फोबियाज तो नहीं है। खासकर बच्चे लोगों को जब हम ट्रीट करते हैं तब हमें बहुत पेशेंस रखना पड़ता है। पेशेंस इज द की। अगर डॉक्टर में पेशेंस है तो कोई भी तरह के पेशेंट को विदाउट एनी बहुत ज़्यादा एप्रीहेंशन के बगैर बहुत अच्छे से ट्रीट किया जा सकता है। तो मैं हमेशा मेंटल हेल्थ पे ज़्यादा फोकस करता हूँ। कोई भी पेशेंट को ट्रीट करने से पहले उसके फियर्स क्या है वो मैं जानता हूँ, ताकि वो हमें गब्बर सिंह नहीं देखे। जी बिल्कुल, बिकॉज वो एक डर लगता ही है कहीं ना कहीं, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, ब्रेकिंग द आइज विद द पेशेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। एब्सोल्युटली। इसीलिए हम लोग के जो केस हिस्ट्री रहती है उसमें फैमिली हिस्ट्री रहता है, उनके पास्ट जो एक्सपीरियंसेस हैं वो रहते हैं। अच्छा। वो सारी चीज़ें हम पूछने के बाद फिर उसके बाद ही हम जो है ट्रीटमेंट शुरू करते हैं। सो दैट्स द राइट अप्रोच। विद द राइट डॉक्टर आई डोंट थिंक कि उस तरह का कुछ प्रॉब्लम रहने वाला है। फियर वाला? यस एब्सोल्युटली। एवरीबडी इज बॉर्न विद फियर, उसमें कोई संदेह नहीं है। बिल्कुल। तो डॉक्टर साहब, जैसे कि है ना, हम रोज़ हमारी खुद की डेंटल हाइजीन का ध्यान तो रखते हैं, बट ऐसी है ना कुछ मिस्टेक्स हम कर ही देते हैं। तो ऐसी कौन सी 3 डेंटल मिस्टेक्स है जो हम रोज़ कर रहे हैं? जो राइट हैंडेड लोग हैं वो अक्सर लेफ्ट हैंड की तरफ ज़्यादा कन्वीनियंस की वजह से ब्रश करते हैं। अच्छा। तो हमेशा जब भी आप ब्रश करते हैं रिमेंबर कि आपको अलॉट करना है टाइम। अगर 1.5 मिनट आप राइट साइड कर रहे हैं तो 1.5 मिनट आपको लेफ्ट साइड करना है। ओके। वरना अदरवाइज क्या होता है कि एक साइड के दांत ज़्यादा घिस जाते हैं और एक तरफ क्लीनिंग नहीं होती है।
तो उसकी वजह से दोनों ही साइड में प्रॉब्लम्स आती है. दिस इज अ मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हाट एवरीवन डज. सेकेंडली, लोग टंग क्लीन नहीं करते हैं अच्छे से, बिकॉज बहुत सारे बैक्टीरियाज जो है टंग के पोस्टीरियर रीजन, मतलब पीछे की साइड में बहुत सारे बैक्टीरियाज वहाँ रिसाइड करते हैं, सल्फर प्रोड्यूसिंग स्पेशली. उसकी वजह से बैड ब्रेथ ये सब आती है. तो वो एक चीज़ है जो लोग जो है बहुत ज़्यादा नेग्लेक्ट करते हैं. और तीसरी चीज़ जो है मैं बताऊंगा कि लोग जब खाना भी खाते हैं ना, तो एक साइड का ज़्यादा यूज़ करते हैं. कहीं ना कहीं हम सभी लोग जब हाथ से भी काम करते हैं, राइट हैंड ज़्यादा यूज़ करते हैं, वॉक करते हैं तब भी लेफ्ट या राइट, एक कोई ना कोई प्रेफरेंसेस हमारे बहुत हैं. तो वो चीज़ को जानना बहुत ज़रूरी है, एंड दैट विल कम ओनली विद अवेयरनेस. सबसे पहला रिक्वेस्ट मैं सभी से करूँगा कि अवेयरनेस लेवल आपकी बढ़ाइए, वरना आपको हमेशा लोगों पे निर्भर रहना पड़ेगा कि आप कहाँ गलती कर रहे हैं. अवेयरनेस बढ़ेगी तो अपने आप आपको गलतियाँ दिखेगी, फिर आप उसको रेक्टिफाई कर सकते हैं. सो मोस्ट कॉमन मिस्टेक व्हाट पीपल डू इज दे लूज बैलेंस. ओके. तो मैं ये 3 चीज़ें मैं चाहूँगा कि भाई लोग हमेशा इस चीज़ का ध्यान रखें. ओके. तो क्या ब्लीडिंग गम्स जो होते हैं वो नॉर्मल है, और ये चीज़ क्या इंडिकेट करती है? सबसे बड़ा कल्प्रिट सारे ही डेंटल प्रॉब्लम्स का है प्लाक. अगर प्लाक रहेगा दांतों पे तो ब्रह्मांड का कोई भी डॉक्टर आपको बचा नहीं सकता है. सो द मेन पर्पस ऑफ क्लीनिंग इज टू रिमूव दिस प्लाक. अगर ब्लीडिंग गम्स, मतलब मान लो अपने स्किन में से खून ऐसे ही नहीं निकलता है, अगर निकल रहा है इसका मतलब कोई ना कोई डिजीज है. तो कहीं ना कहीं पीरियोडिक चेकअप इज सो मैंडेटरी टू सी कि आपका ओरल हाइजीन कैसा है. अगर आप ओरल हाइजीन अच्छे से मेंटेन करेंगे तो कहीं ना कहीं ये जो प्रॉब्लम है ब्लीडिंग गम्स की, वो आप जल्दी से डिटेक्ट कर सकते हैं और फिर उसके बाद में आप उसको एड्रेस कर सकते हैं. सो आई फील ब्लीडिंग गम्स इज एब्सोल्युटली नॉट नॉर्मल. आपको किसी भी संजोग में अगर ये प्रॉब्लम होती है तो आपको डेंटिस्ट को विजिट करना ही चाहिए. ओके. एंड हमने देखा है कि ना, हम जैसे आई चेकअप्स जो है वो हम रेगुलर करवाते रहते हैं, और ब्लड टेस्ट भी जो है वो भी नॉर्मल काफ़ी लोग करते हैं. तो डेंटिस्ट को कितने कितने टाइम में हमें चेकअप करवाना चाहिए? मैं समझता हूँ कि डेंटिस्ट के पास जाना एक बहुत बड़ा फियरफुल एक्सपीरियंस रहता है, इसीलिए डेंटिस्ट के पास इन जनरल पेन आता है या तकलीफ आती है उसके बाद ही जो है लोग विजिट करते हैं. सो आई रियली फील एवरी 6 months आई थिंक मिनिमम आपको स्पेस रखते हुए डेंटिस्ट का अपॉइंटमेंट ले ही लेना चाहिए. और ख़ासकर जो भी रेगुलर विजिट आप जहाँ करते हैं, यूजुअली डेंटिस्ट कॉम्प्लीमेंट्री डेंटल चेकअप का ऑफर भी एवरी 6 months में करते हैं, बिकॉज वी ऑल्सो वॉन्ट टू ensure that our patient is taking care of oral hygiene in a right way. ओके. सो डॉक्टर साहब, टी, कॉफ़ी, टबैको एंड स्ट्रेस, तो इसका डेंटल हाइजीन पे क्या इफ़ेक्ट रहता है? सी, स्ट्रेस मैं ऐसे मानता हूँ कि वन ऑफ द की फैक्टर है जो कि हर एक जगह पे उसका रोल रहता है. सर से लेकर पाँव तक उसका इफेक्ट रहता ही है. कई बार स्ट्रेस की वजह से लोग टोबैको, लेट इट बी स्मोक और स्मोकलेस की तरफ जाते हैं. तो स्ट्रेस एक बहुत की फैक्टर है. कई बार चाय, कॉफ़ी भी जो है वो स्ट्रेस के साथ कनेक्टेड है. तो मैं मानता हूँ कि स्ट्रेस को मैनेज करना एक बहुत बड़ा स्किल है, और हर एक जन को जो है लाइफ में स्ट्रेस को मैनेज करना अपने हिसाब से, तो बोले नमक स्वाद अनुसार, वैसे ही हर एक का स्ट्रेस को डील करने का तरीका डिफरेंट रहता है. सो दे मस्ट एक्चुअली कोप अप मैकेनिज्म एक स्ट्रेस का होना चाहिए. और जो भी चीज़ कपड़े पे दाग लगाती है वो सभी चीज़ दांत पर भी दाग लगाती है. भले ही फिर वो फ्रूट्स के अंदर अगर आप देखें, पोमग्रेनेट खासकर अनार जो है वो कपड़े पे दाग लगाती है, तो वो दांत पर भी दाग लगाती है. तो जब भी आप ऐसी कोई भी चीज़ कंज्यूम करते हैं जो कि दाग लगा सकती है, इमीडिएटली आपको रिंस कर लेना है. अच्छे से अगर आप रिंस कर लेंगे तो बहुत कम चांसेस हैं कि आपको स्टेन उसके लगे. लेकिन हम क्या करते हैं, जब भी चाय कॉफ़ी कुछ पीते हैं, अरे अब थोड़ी देर और इसका टेस्ट रहने दो. वो टेस्ट रहने दो जो सोचेगा, उनके दांत 100% स्टेन होंगे. Okay, even beetroot also in that Yes, case. anything that stains a cloth is bound to stain the plaque on the teeth especially. दांत पे अगर प्लाक जमा हुआ है तो वो सारे स्टेन्स को एब्जॉर्ब कर लेता है. और कई बार तो ऐसा होता है कि जो स्टेन्स बाहर की तरफ हैं वो एब्जॉर्ब होके अंदर चले जाते हैं, तो एक्सट्रिंसिक स्टेन्स इंट्रिंसिक बन जाते हैं. अच्छा. एक बार अगर दांत ने एब्जॉर्ब कर लिए स्टेन्स आपके, तो फिर उसके बाद में उनको निकालना इट रिक्वायर्स ब्लीचिंग और बहुत सारे एडवांस प्रोसीजर्स की उसमें ज़रूरत पड़ती है. और कितना फ्रीक्वेंटली टीथ क्लीनिंग करवाना चाहिए? डिपेंड्स अपॉन आपकी ओरल हाइजीन कैसी है, बट वी रेकमेंड 6 months में एक बार. भले ही फिर कोई भी लेवल
पे रहे बीमारी आपकी, once in 6 months I feel is the ideal time to visit your dentist for a regular routine checkup. और खासकर ऐसे एरियाज आपको असेस करवाने हैं जो ब्रशिंग के लिए इम्यून है, मतलब वहाँ तक ब्रश आपके पहुँच नहीं सकता है, वो एरियाज क्लीन करवाना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अपने घर में भी आपने देखा होगा, यस, बैक से भी इंपॉर्टेंट है, दांतों के बीच की जगह बहुत बार आपने देखा होगा कि भाई अपने घर के अंदर टेबल के नीचे गंदगी रह जाती है, भले ही सब अच्छे से साफ करते लेकिन कुछ एरियाज हमेशा इनएक्सेसिबल रहते हैं, जो क्लीनिंग टूल्स वहाँ तक पहुँच नहीं पाते हैं। उन एरियाज को स्पेशली जो है डेंटिस्ट के पास जाके आपको क्लीन करवाना चाहिए। वंस अगेन आई टेल, अ क्लीन टूथ नेवर डीकेज, मतलब अगर आपके दांतों में सड़न आ रही है इसका मतलब ही है कि वो दांत आपके क्लीन नहीं है। काफ़ी बच्चों का भी हम देखते हैं कि बहुत कैविटीज़ हो जाती है और ये सब कुछ, तो पेरेंट्स क्या ज़्यादा बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं बच्चों की डेंटल हाइजीन को लेके? सबसे बड़ी मिस्टेक जो मैं देख पा रहा हूँ कि वो गाइडेड ब्रशिंग नहीं करवाते हैं। बच्चे को बोलते हैं ब्रश करो ब्रश करो। मैं ऐसे मानता हूँ कि मरे बगैर स्वर्ग नहीं मिलता है। अगर आप वाकई में चाहते हैं कि बच्चा ब्रश करे तो आपको इनिशियली उसको ट्रेन करना पड़ेगा, क्योंकि क्या है, ये अपने जीन्स में नहीं है कि हमें साफ करना चाहिए, इस तरह से करना चाहिए। ये एक्चुअली नीड्स अ गुड मेंटोरशिप, जैसे मैंने बताया, अच्छे से उसको जो है राइट लेफ्ट साइड जो भी राउंड एंड राउंड अप डाउन मूवमेंट जो उनको शुरुआत में खुद से करना पड़ता है। पेरेंट के अगर दांत खराब है तो पेरेंट रेस्पॉन्सिबल है, बच्चे के अगर दांत खराब है तो भी पेरेंट रेस्पॉन्सिबल। यस, अल्टीमेटली कहीं ना कहीं अगर हम लाइफ में ग्रो करते हैं तो हमें रेस्पॉन्सिबिलिटी इस चीज़ की लेनी पड़ती है। कई बार ऐसा रहता है कि एक पार्टनर थोड़ा ज़्यादा एक्टिव रहता है, दूसरा कम रहता है, तो जो एक्टिव पार्टनर हैं उनको किसी भी संजोग में जो है ये चीज़ पे ध्यान देना ही चाहिए। तो वेन एवर यू ब्रश योर टीथ, एंश्योर द रोल ऑफ ब्रशिंग इज़ टू रिमूव द प्लाक पूरा निकालना, वो उद्देश्य के साथ में एक बार या तो फिर आप डेंटिस्ट के पास विजिट करके एक बार पूरा सेशन रिकॉर्ड कर लीजिए। बहुत बार क्या होता है कि हम एक बार देखते हैं, हमें वो चीज़ें याद नहीं रहती है। तो आप उसको सेशन को रिकॉर्ड कर सकते हैं, जब भी बच्चा फ्री टाइम बैठता है तो उसको दिखा सकते हैं, भाई आपको जो इस तरह से ब्रश करना है, सो दैट यू डोंट एंड अप ऑन द डेंटल चेयर। तो उसको इंटरेस्टिंग कैसे बना सकते हैं बच्चों के लिए? इंटरेस्टिंग बनाने के लिए कई बार बच्चे की साइकी समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आजकल तो फ्लेवर्ड ये पेस्ट भी आते हैं। और एक और चीज़ है कि कई बार आप जो है बगैर टूथपेस्ट के भी जो है ब्रश यूज़ कर सकते हैं, बिकॉज कई बार जब पेस्ट होता है उसका जो फोम होता है, फोम की वजह से बच्चे को जल्दबाजी रहती है कि मैं जल्दी से इसको स्पिट करूं। तो इसीलिए आप पहले सिंपल ब्रश भी आप बच्चे को देके उससे ट्रेन करवा सकते हैं विदाउट एनी पेस्ट। फर्स्ट ट्रेन देम। See, there is some technique called as TSD. Okay. Tell, show, do. TSD. First you tell them, then you show them, and then you do, and then let them do. Okay. Yeah. So gradually they learn. है ना? Learning is a process. अगर आप नहीं सिखा पा रहे हैं तो कहीं ना कहीं आपकी टेक्निक गलत है। अच्छा। Everybody inevitably, जिसका भी थोड़ा भी IQ है, they can be trained in a good way. The only problem is if you are not a good teacher, you will never be able to teach. So ultimate responsibility is bound to come on the parent. Many a times we blame a child, but the real culprit is the parent. तो कहीं ना कहीं आप जो करते हो, जो चीज़ वो बच्चा एब्जॉर्ब करता है, वो देखता है, वो जो आप बोल रहे हो उससे भी ज़्यादा आप क्या कर रहे हो उस पर बच्चे का ध्यान ज़्यादा रहता है। और चाइल्ड का पहला डेंटल विजिट कब होना चाहिए? फर्स्ट डेंटल विजिट जिस दिन पहला दांत माउथ में आता है, अराउंड 6 months के करीब आता है, तब डेंटल विजिट रहना ही चाहिए। अगर कई बार कंजेनाइटल इश्यूज़ भी रहते हैं, बच्चे को क्लेफ्ट लिप, क्लेफ्ट पैलेट, डेंटल रिलेटेड इश्यूज़, जॉ अगर बाहर की तरफ है या ऐसा कुछ है, या मान लीजिए कई बच्चे जिनको यहाँ से जॉइंट से पकड़ के उनका बर्थ, चाइल्ड बर्थ अगर होता है, तो वैसे बच्चों को जो है हो सकता है तो अर्ली एक बार विजिट करवाना ही चाहिए कि उनका जॉ ग्रोथ प्रॉपर है या नहीं है। बट इन जनरल पहला दांत जब निकलता है तब आपको डेंटल विजिट करना ही चाहिए, ताकि आपको प्लाक को कैसे रिकॉग्नाइज करना है वो आपको आइडिया लगे। ओके, एंड व्हाट इज दिस प्लाक डॉक्टर साहब? जब भी हम कुछ भी खाते हैं या नहीं खाते हैं तो दांतों के ऊपर एक पतली सी स्लाइमी लेयर जमा हो जाती है। हाँ। मैं इसको इजी वर्ड्स में एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर आप एक बकेट के अंदर पानी भर के रख देंगे तो कुछ समय के बाद में बकेट के ऊपर एक चिकनाहट सा
आ जाता है अपने आप, इट्स अ नेचुरल थिंग, राइट? तो वैसे ही दांतों के ऊपर कॉन्स्टेंटली सलाइवा है, तो उसके चलते कुछ डिपॉजिट्स ऐसे आते हैं तो वो पूरा टूथ थोड़ा स्लाइमी हो जाता है। स्लाइमी होने के बाद अगर आपने उसको क्लीन नहीं किया तो उसके ऊपर धीरे 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 डिपॉजिट्स आने चालू होते हैं। ज़्यादा डिपॉजिट्स आते ही वो एक हार्ड लेयर में कन्वर्ट हो जाता है जिसको हम टाटार बोलते हैं। और वो टाटार फिर ब्रशिंग से नहीं निकलता है। सो इसीलिए प्लाक के स्टेज में ही दांत को क्लीन करना इज़ वन ऑफ द बेस्ट एडवाइस आई कुड गिव। ओके। या तो जो बच्चों के मिल्क टीथ होते हैं ना डॉक्टर साहब, तो वो तो कुछ समय में गिर जाते हैं, सो वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट होते हैं क्या? पर जितने इम्पोर्टेंट परमानेंट टीथ है उतने ही इम्पोर्टेंट मिल्क टीथ है, क्योंकि जो भी इन्फेक्शन जो है मिल्क टीथ में है तो वो कई बार जो है परमानेंट टीथ के अंदर भी ट्रांसफर होता है, उसको हम टर्नर्स टूथ बोलते हैं। ओके। तो हमेशा जब भी मिल्क टीथ होते हैं तो उनको आपको बहुत अच्छे से जैसे परमानेंट टीथ का केयर करना है वैसे ही करना पड़ता है। मेरी डॉटर आज की डेट में 13 इयर्स की, ऑलरेडी 7 दांतों में जो है हमने उनके जो है कोटिंग कर रखी है ताकि वो आगे चल के खराब ना हो। मतलब डेंटिस्ट की डॉटर होने के बावजूद भी अगर जो है दांतों के अंदर ट्रीटमेंट की आवश्यकता हो सकती है तो जनरल पब्लिक आप समझ सकते हैं कि भाई कितने अवेयर रहेंगे या किस तरह के उनको एक्सेस रहेगा डेंटल ट्रीटमेंट्स को लेकर। तो जब भी अगर कोई दांत जल्दी गिर जाता है, दूध का दांत जो है, तो दूसरे दांत आके उसकी स्पेस ऑक्यूपाई कर लेते हैं, तो वो आने वाले जो दांत हैं वो टेढ़े मेढ़े आते हैं, पहली बात। दूसरी बात है कि अगर मान लीजिए जॉ ग्रोथ प्रॉपर नहीं हो रहा है, जॉ ग्रोथ प्रॉपर नहीं होगा तो आने वाले समय में जो परमानेंट टीथ आ रहे हैं उनके लिए जगह नहीं बचेगी। आई विल एक्सप्लेन यू इन सिंपलर वे। सड़कें हैं सकड़ी और गाड़ियां हैं बड़ी तो ट्रैफिक जाम होना ही है। अच्छा। तो उसी तरह से जब भी जो है जॉ का ग्रोथ अगर प्रॉपर नहीं रहेगा तो दांत का जो अलाइनमेंट है वो बिगड़ने वाला है। और आजकल आपने देखा हो तो विजडम टूथ इनएविटेबली सभी लोगों के टेढ़ा आता है। पहले जो है जॉ के साइज अच्छा था, जॉ का साइज अच्छा होने की वजह से अपनी डाइटरी हैबिट्स जैसे हम चू करके खाते थे हर चीज़, चू करके खाने की वजह से अपने जो मसल्स हैं, बोन है, उसका स्ट्रक्चर पूरा जो है बेटर इवॉल्व होता था, तो उसके चलते सारे के सारे दांत वेल अरेंज रहते थे। लेकिन आज की डेट में आप देखो हमारे पास में आए दिन ऐसे केसेस आते हैं जिसके अंदर जो है विजडम टूथ वो वेल अलाइंड नहीं रहता है। तो कहीं ना कहीं आपकी जो है जो डाइट आपको अच्छे से चबा के आप जो खाते हैं वो आपको खाना है, और कहीं पर भी अगर टूथ मिसिंग होता है तो उसको रिप्लेस करवाना एक बहुत इम्पॉर्टेंट ट्रीटमेंट प्लान में रहता है। स्पेशली मिल्क टूथ भी अगर है, भले उसको रिप्लेस भी नहीं करते हैं तो आजकल एक स्पेस मेंटेनर करके एक डिवाइस आता है, जिससे कि वो स्पेस मेंटेन रहती है तो परमानेंट टूथ उस जगह पे आ सकता है, वरना कई बार जो है परमानेंट टूथ अंदर ही ब्लॉक्ड रह जाता है। सो कहीं ना कहीं आई फील, एज आई ऑलवेज से, एवरी 6 months में एक डेंटिस्ट विजिट, डेंटिस्ट हु इज़ वेल वर्स्ड विद द सब्जेक्ट। अगर उनको सब्जेक्ट के बारे में पूरी नॉलेज और अंडरस्टैंडिंग हो तो आई एम श्योर कि वो आपको ऐसी ऐसी प्रॉब्लम्स बताएंगे जो हो सकता है कि भाई आपने कभी नोटिस भी नहीं की हो। ऑल्सो बहुत सारी कुछ नई चीज़ें टेक्नोलॉजी में भी ऐड होती जा रही है ना। या एब्सोल्युटली, एवरी डे द टेक्नोलॉजी इज इवॉल्विंग। अल्टीमेटली हम जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं इवोल्यूशनरी उसके अंदर न्यू प्रॉब्लम्स अपीयर, पुराने प्रॉब्लम चले जाते हैं। जैसे पुराने ज़माने की अगर प्रॉब्लम देखोगे तो हो सकता है वो घोड़ा गाड़ी का चक्का कैसे ठीक करना चाहिए, बराबर, कि भाई तेल जो होता है वो लंबा कैसे चले जाके हम रोशनी, तब के प्रॉब्लम्स अलग थे तो सॉल्यूशंस अलग थे, अभी के प्रॉब्लम्स अलग है तो उसके सॉल्यूशंस अलग हैं। तो कहीं ना कहीं प्रॉब्लम कांस्टेंट है, सॉल्यूशन कांस्टेंट है, समय चलता जाएगा तो प्रॉब्लम्स भी नए आएंगे, सॉल्यूशंस भी नए आएंगे। तो डेंटिस्ट्री नहीं, सारे ही सब्जेक्ट्स दे आर ऑलवेज इवॉल्विंग। करेक्ट। और कितना ज़्यादा शुगर रिस्पॉन्सिबल है कैविटीज़ के लिए? It's always sugar, डॉक्टर साहब? Yes, it is beyond doubt. Sugar is one of the main culprits. Sugar culprit तो है ही है, उससे भी बड़ा culprit है कि आपने शुगर को वहाँ से रिमूव नहीं किया। मतलब मान लीजिए शुगर अगर आपने निकाला नहीं, तो आपके दांत किसी भी संजोग में खराब होने वाले हैं। Because what happens is, कोई भी बैक्टीरिया हो, they need a substrate. They need a substrate, तो जैसे ही आपने शुगर छोड़ा तो बैक्टीरिया उस पर अटैक करता है। पहला अटैक जो है शुगर पर ही होता है। एनी कार्बोहाइड्रेट फॉर्म इफ इट इज लेफ्ट ऑन द टूथ, तो वो जो है उसको डिसइंटीग्रेट करके एसिड्स में कन्वर्ट करता है। इट्स अ प्रोसेस ऑफ डाइजेशन। जो बैक्टीरिया का जो डाइजेशन होता है उसका प्रोसेस यही रहता है कि भाई वो जब भी
कोई भी शुगर को अटैक करता है तो उसमें से एसिड्स फॉर्म होते हैं। आपने देखा हो तो फर्श के ऊपर कई बार नींबू गिर जाता है, तो आपने नोटिस किया हो तो उसके ऊपर जो है वो पूरा एक वाइटिश पैच बन जाता है। मार्बल पे कभी गिर गया हो नींबू, तो एसिड जब भी एसिड जब भी दांत के ऊपर गिरता है तो उसके हाइड्रोक्सी एपेटाइट क्रिस्टल्स को वो डिसइंटीग्रेट करता है। जैसे ही वो डिसइंटीग्रेट करता है तो पहले वाइट कलर का एक पैच बनता है। अच्छा। वो वाइट पैच शुरू में रहता है, फिर धीरे धीरे उसमें कैविटेशन होता है, खड्डा बनना चालू होता है। फिर जैसे ही होल बनता है फिर उसके अंदर थोड़ा खाना ज़्यादा फंसना चालू होता है। जैसे हम उसको निकालने की कोशिश करते हैं तो अनसपोर्टेड एनामल रॉड्स जो होते हैं वो जो है धीरे 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 टूट के फिर उसमें कैविटी डेवलप होती है। तो कहीं ना कहीं शुगर इन एनी फॉर्म इज़ वेरी 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 हैज़ार्डस, उसमें कोई संदेह नहीं है। और इसीलिए आपको जो है खाना खाने के बाद में मैं एडवाइस करूंगा कि अगर आप एक क्यूक्यूम्बर का स्लाइस सिर्फ आप एक बार चबा लें, क्यूक्यूम्बर का स्लाइस आप एक बार चबा लें तो उसके फाइबर्स से जो है एक नेचुरल क्लेंजिंग हो जाती है और उसके अंदर ऐसे ऐसे जूसेस हैं जिससे कि आपके दांत नेचुरली ब्लीच हो सकते हैं। अभी आपने देखा तो आई के ऊपर क्यूक्यूम्बर स्लाइस रखते हैं, तो कहीं ना कहीं डार्क सर्कल के लिए इट इज़ वेरी गुड। लाइकवाइज उसके जो ब्लीचिंग एजेंट्स हैं दे आर गोइंग टू हेल्प यू इवन इन कीपिंग योर टीथ व्हाइटर। And it is alkaline in nature also, yes. right? Cucumber is one of the super foods I must say. मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भाई जो सुपर फूड्स है उनकी श्रेणी में जो है क्यूक्यूम्बर को रखना चाहिए, क्योंकि उसमें वाटर कंटेंट अच्छा है नंबर 1, एंड वो कहीं ना कहीं फाइबर से बहुत रिच है। और वो खाने के बाद आपको जो है ना एनर्जीज कभी भी ड्रॉप नहीं होती है। आप नोटिस करना जो भी खाना सात्विक रहेगा उसका सबसे पहला गुण ही रहेगा कि वो आपको नींद में नहीं ले जाएगा, वो आपको थोड़ा एक्टिव करेगा विदाउट एक्टिवेटिंग द ब्रेन सेंटर रैदर। जैसे कई चीज़ें ऐसी है जो ब्रेन सेंटर को भी एक्टिवेट करती है बट दे आर नॉट राइट। फॉर एग्जांपल कैफीन, करेक्ट, कैफीन भी जो है आपको एक्टिवेट करती है बट दैट इज समथिंग व्हिच एक्ट्स ऑन द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। बट आई थिंक वो कुछ समय के लिए है ना, वो चाय कॉफी आपने पी लिया वो कुछ समय आपको थोड़ा एनर्जाइज्ड फील कराएगा। yes बट देन अगेन यू नो टेंड टू फील लो एंड ऑल। एनीथिंग दैट अफेक्ट्स योर सेंट्रल नर्वस सिस्टम यू मस्ट यूज इट कॉशियसली। Okay. Cautious is the word I would use. Yeah. Balance is so important यार। मैं ऐसे मानता हूँ कि बैलेंस से इम्पोर्टेंट वर्ड नहीं है। 3 शब्द हैं जो मुझे मेरे दिल के सबसे करीब है। पहला शब्द है साइलेंस, जिसकी अहमियत लोगों को अभी पता नहीं है। साइलेंस मतलब सिर्फ जो हम बोल रहे हैं वही नहीं, इवन साइलेंस हियर, जो बहुत कम लोग आज की डेट में अनुभव करते हैं। दूसरा हो गया स्माइल, मतलब लकीली आई एम इनटू अ प्रोफेशन वेयर वी डील विथ स्माइल्स। तो दूसरी जो चीज़ है वो है स्माइल। फर्स्ट इज साइलेंस, सेकंड इज स्माइल, तीसरा जो वर्ड सबसे इंपॉर्टेंट है वो संतुलन। 3 S आप याद रखिए लाइफ में, 3 S। अगर ये 3 चीज़ आप समझ गए, देखिए बोलने के लिए तो बहुत कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन कई बार कुछ जो शब्द होते हैं वो चाबियों की तरह होते हैं। मतलब आप चाबी होती छोटी सी है मगर बहुत बड़ा सा महल उससे खुल सकता है। तो ये शब्द अगर आप पकड़ लेते हैं, 1 इज साइलेंस, सेकंड इज स्माइल, थर्ड इज संतुलन। ये 3 चीज़ अगर आप समझते हैं, इनके ऊपर थोड़ा और डीपली रिसर्च करते हैं तो लाइफ आपकी बहुत संतुलित रहेगी, ये मेरी गारंटी है। बिल्कुल। या तो डॉक्टर साहब रिंसिंग कितना हेल्प कर सकता है? मतलब आप कुछ भी चाय कॉफ़ी पी रहे हो, कुछ भी चीज़ खा रहे हो, फ्रूट्स खा रहे हो, तो खाना खा रहे हो, उसके बाद में कंपल्सरीली रिंस करना ही चाहिए? रिंस ऐसा समझिए कि रामबाण इलाज है। अच्छा। रिंसिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट ट्रेट। जैसे आपने कुछ खाया और अगर आपको लगता है बेसिन तक भी नहीं जाना है तो भी मैं आपको बता दूं कि भाई थोड़ा सा पानी लिया, मुंह में रिंस किया, उसको गल्प कर जाइए। थोड़ा थोड़ा ही पानी लेना है, ज़्यादा नहीं लेना है, बहुत थोड़ा सा पानी लेना है और 8 टाइम्स आपको करना है। कितनी बार? 8 टाइम्स। 8 टाइम्स थोड़ा थोड़ा पानी लेकर आप जो है उसको गल्प कर सकते हैं। और अगर बेसिन पे जाके अगर आपको रिंस करना हो तो अच्छे से रिंस करिए और दिन में 1 बार आप फिंगर से जो है गम मसाज ज़रूर करिए। फिंगर से? हाँ, गम मसाज आप जो रिंस करते करते गम मसाज कीजिए और कोशिश करिए कि भाई जब भी आप वो गम मसाज करते हैं उसके बाद में गम्स में से आवाज़ आनी चाहिए। चू 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 ऐसे आवाज़ आती है ना, वो आवाज़ आपके गम्स में से लास्ट वाले टूथ तक आनी चाहिए। ओके। अक्सर हम क्या करते हैं, आगे से शुरू करते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा फर्स्ट यू क्लीन द इनएक्सेसिबल एरियाज। पहले आप पीछे से और अंदर से वहां से शुरू करें, क्योंकि आगे वाला तो क्या इनएविटेबली अपने आप भी हो जाता है। पीछे की जगह जो है, जो इनएक्सेसिबल एरियाज हैं, वो हमेशा आपको पहले करना चाहिए। जैसे हम पढ़ाई करते थे, हमारे आपको पता ही है डॉक्टरी के अंदर बड़ी बड़ी
तो मैं क्या करता था, हमेशा सबसे डिफिकल्ट सब जो टॉपिक होता था वो पहले पढ़ता था। फिर इजी टॉपिक तो वैसे डिफिकल्ट जिस दिन आ गया, मतलब उदाहरण के तौर पे आपको अगर 10 फुट उछल सकते हो, 1 फुट उछल ही सको, राइट? तो ऑलवेज स्टार्ट विद द डिफिकल्ट थिंग्स। ऑलवेज मैं ऐसे मानता हूँ कि भाई जब भी आपको लगता है कि भाई ये इग्नोर्ड एरिया है, इग्नोर्ड एरिया पे आप पहले ध्यान दीजिए, तो ऑटोमेटिकली थिंग्स विल बी बेटर। क्या तो डॉक्टर साहब हमको पता है कि भाषा इज सो इम्पोर्टेंट और आपने तो एक एप्लीकेशन ही बना दिया है, सो ये आइडिया आपको कैसे आया? Yeah, I always wanted to work on something preventive healthcare. प्रिवेंशन पे मेरा हमेशा फोकस रहता है। 2 चीज़ें मैंने जो है लगभग 20 इयर्स बैक में मैंने इनिशिएट की। पहला था, आपको पता ही है, दांतों के अंदर सबसे ज़्यादा अगर कोई प्रॉब्लम है हैबिट में, तो वो है टोबैको। तो मेरा एक एंटी टोबैको कैंपेन चलता था। लाखों स्क्वायर फीट का हमने जो है वॉल पेंटिंग करवाया था, नो टोबैको स्विंग का। अच्छा, Lakhs of square. So that is one thing which I always wanted to do because it is related to my field, dentistry के related, इसलिए एंटी टोबैको कैंपेन हमने चालू किया। दूसरी जो चीज़ मुझे लगी which is very effective in preventing dental disease was night brushing. तो नाइट ब्रशिंग रिमाइंडर ऐप लगभग 19 इयर्स बैक मैंने जो है हेल्दी हमेशा नाम का नाइट ब्रशिंग रिमाइंडर ऐप बनाया। बहुत सारे लोगों को पता नहीं है, मैंने एक मेंटली चैलेंज बच्चों के लिए पिलो भी बनाया था। वो पिलो बहुत इंटरेस्टिंग पिलो था कि जैसे उस पर सर रखते हैं तो उसमें ब्रशिंग की आवाज़ आती है। सपोज बच्चा जैसे ही सर रखता है सोने से पहले, तो कहीं जैसे आवाज़ आती है, उसको याद आता है मेरे को जो है ब्रश करना है। ये बहुत यूनिक है। Yes, and that was launched by Sunny Lion. ओके, अच्छा। Yes, so नाइट ब्रशिंग इज सच एन इम्पॉर्टेंट हैबिट, इसीलिए हमने जो है ये ऐप बनाया था। कहीं ना कहीं मैं हमेशा डॉक्टर फ्री लाइफ के लिए काम करना पसंद करता हूँ, क्योंकि हेल्थ एक ऐसी चीज है जिसको आप अपने जीवन के कोई भी तबके पे इग्नोर नहीं कर सकते। हेल्थ इज समथिंग विच इज नेवर आउट ऑफ फैशन। अ गुड हेल्थ इज नेवर आउट ऑफ फैशन एंड यू जस्ट कैन नॉट नेग्लेक्ट इट। हेल्थ में भी आपको सभी एस्पेक्ट को ध्यान रखना पड़ेगा, भले फिर वो फिजिकल हेल्थ हो, भले फिर वो मेंटल हेल्थ हो, भले फिर वो सोशल हेल्थ हो, भले फिर वो स्पिरिचुअल हेल्थ हो। हेल्थ को अगर आपने इग्नोर किया तो आप मान के चलिए आज नहीं कल आप बहुत बहुत बड़ी गलती कर क्या। देखिए डॉक्टर शेयर करने हैं तो ये तो बहुत एक बड़ी बात है डॉक्टर सुनिए। देखो हम मौज में रहते हैं, तो हम चाहते हैं लोग भी मौज में रहे, इसलिए हम शेयर करते हैं। तो या क्योंकि लोग बोलते हैं ना कि डॉक्टर की लाइफ, पर वो डॉक्टर एक डॉक्टर के मुंह से सुनना ये बहुत एक यूनिक चीज है। लकीली मेरे साथ में बहुत अच्छे अच्छे डॉक्टर्स हैं शहर के जो इसी आइडियोलॉजी में विश्वास रखते हैं, और बहुत सारे डॉक्टर्स के साथ हमने काम किया है। और कहीं ना कहीं मैं ऐसे मानता हूँ कि हर इंसान में एक कोने में कम्युनिटी के लिए कुछ करने की इच्छा रहती है, और एज ए डॉक्टर हमें ये मानते हैं कि कहीं ना कहीं कोई भी तकलीफ हेल्थ के रिलेटेड हो तो इंसान दूसरे जो गोल्स हैं कभी भी उन पे ध्यान नहीं दे पाएगा। या और डॉक्टर साहब हमने देखा है कि आप सोशली भी बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व हैं, काफ़ी ज़्यादा आप करते रहते हैं कुछ ना कुछ हेल्थ केयर को लेके, मेंटल हाइजीन को लेके। तो फिर आपने 5 वर्ल्ड रिकॉर्ड्स क्रिएट किए हैं डॉक्टर साहब, सो कैन यू जस्ट टेल अस अबाउट दोज रिकॉर्ड्स? सी मेरा जो 5th वर्ल्ड रिकॉर्ड था वो मेंटल हेल्थ पे था। मेंटल हेल्थ मैराथन हमने किया था, उसमें 262 साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजिस्ट, काउंसलर्स और इन्फ्लुएंसर्स का हमने 7.5 घंटे का कार्यक्रम मैंने सिंगल हैंडेडली संचालित किया था। और जैसे मैंने बताया था कि कोई भी पेशेंट आता है उससे पहले हम उनका मेंटल मेकअप ज़रूर देखते हैं, बिकॉज उनके पर्सनल स्पेस में हमें एंटर होना है ट्रीट करने के लिए। जब तक वो ट्रीटमेंट के लिए रिसेप्टिव नहीं रहेंगे तब तक हम ट्रीटमेंट नहीं कर पाएंगे। तो इसीलिए मेरे सबसे दिल के करीब जो है वो मेंटल हेल्थ मैराथन है। और वो कोविड के दौरान हमने जो है वो मैराथन किया था, क्योंकि उस वक्त मेंटल हेल्थ लोगों की काफ़ी डेटोरिएट हो गई थी। बहुत कहीं ना कहीं कांस्टेंट फियर के अंदर उस दौरान लोग जीते थे, और फियर में जितना आप लंबा रहते हैं उतनी ही ज़्यादा आपके हेल्थ इश्यूज आने के चांसेस रहते हैं। इंसान या तो फिर फियर में जी सकता है या प्रेम में जी सकता है। वो दौर ऐसा था कि जहाँ पे इंसान फियर में ज़्यादा जी रहा था, उसके चलते हमने ये मेंटल हेल्थ मैराथन किया। और मेरा जो अभी 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड जो मैं अटेम्प्ट करने वाला हूँ, वो मैं प्लांटेशन ड्राइव के ऊपर करने वाला हूँ। अच्छा, अभी 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड आप और करने वाले हो क्रिएट? 6th वर्ल्ड रिकॉर्ड मेरे इस साल के एजेंडा में है, बिकॉज कहीं ना कहीं मैं मानता हूँ कि प्लांटेशन, जैसे आज ये जगह भी अगर हम देख रहे हैं खूबसूरत, सिर्फ इसके ये जो इंटीरियर है उसकी वजह से नहीं लग रही है, इसके चारों तरफ जो पेड़ पौधे हैं ये इस जगह की खूबसूरती को बहुत निखार रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये अपना उत्तरदायित्व बनता है कि हम मदर अर्थ को कोई ना कोई रूप में हम
गिव बैक करें। Give back करें। वैसे तो कितना भी दो वो कम है, बिकॉज वॉट यू रिसीव, मतलब सर से लेकर पाँव तक आप देखो, हर चीज़ अपने को जो है धरती माता की देन है। आप जो भी कर रहे हो जीवन में, जो भी हासिल कर रहे हो, अगर 500 रुपये का नोट है तो वो भी कहीं ना कहीं धरती के एलिमेंट से बना हुआ है। मतलब सिर्फ बता रहा हूँ, जिसके पीछे लोग दौड़ रहे हैं, हर चीज़ आपको धरती से मिलती है। Those 5 elements। यस, तो कहीं ना कहीं आपको, अगर आपके जहन में ये सवाल नहीं आया कि मुझे गिव बैक करना चाहिए, तो मतलब है कि अभी तक आपका एवोल्यूशन प्रोसेस नहीं हुआ है, गड़बड़ है कहीं ना कहीं। यस। अगर आपको ये जीवन मिला है, इंसान का अगर जीवन मिला है, और अगर आपको ये सवाल नहीं आया है कि मुझे कुछ धरती के लिए कुछ करना चाहिए या मुझे कम्युनिटी के लिए कुछ करना चाहिए, ये अगर नहीं आया है, तो कहीं ना कहीं आप अभी भी बीज के फॉर्म में हैं। जैसे ही आप स्प्राउट करेंगे, पौधा बनेगा, डालियाँ आएगी, फ्लावर आएंगे, फ्रूट्स बनेंगे, तब जाके कोई भी पेड़ का जीवन सफल होता है। वैसे ही इंसान का जीवन, जब तक आपको कुछ करने का भाव नहीं जग रहा है, तब तक सफल नहीं है, ये मेरा मानना है। सो डॉक्टर साहब, प्रोफेशनलिज्म और सोशली भी आपको काफ़ी, आप कितना वर्क करते हैं तो काफ़ी क्रिटिसिज्म आते होंगे आपको। सो हाउ डू यू हैंडल दोज क्रिटिसिज्म्स? सी, मैं मेरे क्रिटिक्स को दो तरह से कैटेगराइज करता हूँ। अच्छा। एक होते हैं प्रोडक्टिव क्रिटिक्स, हाँ। और दूसरे होते हैं कि भाई उनको वो क्रिटिक बाय नेचर, मतलब उनको हर चीज़ में खोट दिखती है। एक दो वर्ड्स हैं, असूया, अनसूया, आपने सुना हो तो। अनसूया का मतलब है कि आपको कहीं पर भी कोई खोट नहीं दिखती है। एक होता है असूया, मतलब कि आपको हर जगह पे खोट दिखती है। पहले तो मैं देखता हूँ वो कौन सी कैटेगरी का है। अच्छा। अगर वो ऐसी कैटेगरी का है, वो जेन्युइनली जो है आपका क्रिटिक है, जो आपको इम्प्रूव करना देखना चाहता है। हमेशा याद रखिए, जो जेन्युइन क्रिटिक्स होंगे ना, वो अकेले में आपको क्रिटिसाइज करेंगे। और जो नॉन जेन्युइन क्रिटिक्स रहेंगे ना, वो पब्लिकली बोलेंगे, उनके दूसरे पर्सनल एजेंडाज रहेंगे, भाई दैट आई एम सुपीरियर, आई वांट टू शो दैट यू नो नथिंग, उस तरह से दिखाना चाहते हैं। या मान लीजिए वो चाहते हैं कि आपको कंट्रोल करें, आई एम ओके, यू आर नॉट ओके, यू आर नॉट ओके। तो वो जो क्रिटिक्स होते हैं ना, उनसे आप बच के रहिए। उनको आप बिल्कुल भी छेड़िए मत, भाई उसको इग्नोर लाइक अ बॉस, जस्ट इग्नोर देम। मेरे साथ शुरू में ऐसा हुआ था कि एक क्रिटिक था, तो मैं पहली बार ना समझाता हूँ कि भाई देख, व्हाट आई एम डूइंग इट इज़ बिकॉज ऑफ दीज रीजंस। वो जब, जैसे मैंने दूसरे टाइप का क्रिटिक निकलता है ना, फिर मैं उसको छोड़ देता हूँ। वो क्रिटिसाइज कर रहा है, उसका माइंड वैसा है, लेट हिज कर्मा टैकल हिज डेस्टिनी, यू डोंट इंटरफियर इन दैट। तो मेरा ऐसा मानना है कि आपको क्रिटिक्स को पहचानना बहुत इंपॉर्टेंट है कि वो पहला कैटेगरी का क्रिटिक है या दूसरे कैटेगरी। या Okay, so Dr. Saab, now let us move to the interesting part of our podcast, myth और fact. So dentistry को लेके ना बहुत सारी myths भी होती है, बहुत सारे facts भी है. So we have happy tooth and we have sad tooth. Yes. तो जब भी कुछ myth होगा या fact होगा तो आप हमें बताइएगा. Surely. So here are the questions. So Dr. Saab, brushing hard makes your teeth cleaner? No, not at all. Hard नहीं, right way. Right. हाँ, right way, right type of brush technique, very important. Okay. Yeah, so no. Bleeding gums are normal? No, absolutely not. Absolutely not. थोड़ा भी ब्लीडिंग अगर लगता हो तो इमीडिएटली आपको जाके कंसल्ट करना चाहिए आपके डेंटिस्ट को। Okay. कोई संदेह नहीं इसमें। So they are not normal. They are not Yeah. normal. Yeah. Sugar causes cavities? Yes, definitely. It's a fact. Okay. It's a fact. Yeah. So yeah. You should visit a dentist only if you have a pain? No, you have to visit every 6 months, भले पेन हो नहीं हो, because कहीं ना कहीं, so the fact is that you must visit a dentist regularly. Yeah. Okay. Milk teeth don't matter because they fall anyway. नो दे मैटर अ लॉट। तो ये जो पॉइंट है ये गलत है। गलत है, और मिल्क टीथ का अगर आप अच्छे से ध्यान रखते हैं तो कहीं ना कहीं बच्चे में हैबिट्स अर्ली एज में डेवलप हो सकती है। तो मैं तो ऐसे मानता हूँ कि मिल्क टीथ आर मोर इंपॉर्टेंट दैन द परमानेंट टीथ, बिकॉज दे आर द बिल्डिंग स्टोन्स। ऐसे कहा जाता है कि बचपन में जैसा खान पीन होता है वैसा पूरे लाइफ टाइम काम लगता है। सेम वैसे ही आपके हाइजीन या आपके जो प्रिंसिपल्स हैं, आपके जो भी हैबिट्स हैं, वो बचपन में फॉर्म होते हैं। सो आपको बचपन में ज़्यादा ध्यान देना होता है। सो कहीं ना कहीं पेरेंटिंग का रोल बहुत बहुत मैंडेटरी है। आज की डेट में आप देखते भी हैं कि इसके रिलेटेड अवेयरनेस भी बहुत ज़्यादा क्रिएट हुई है। सो आई वुड से कि मिल्क टीथ आर वेरी वेरी क्रूशियल। या एंड एक्चुअली द रूट एज जो है उसमें से आप कर सकते हो उसको। एब्सोल्युटली। बैड ब्रेथ ऑलवेज मीन्स पुअर हाइजीन? नो, सिर्फ वो एक रीज़न नहीं है। बहुत बार ऐसा भी रहता है कि किसी को अगर स्टमक के रिलेटेड इश्यूज़ हैं तो उसकी वजह से भी बैड ब्रेथ आ सकती है। ओरल हाइजीन इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट इश्यूज़ as far as bad breath is concerned, but there are many other factors. किसी को अगर सिस्टमिक प्रॉब्लम है, जैसे डायबिटीज़ है या मान लीजिए सिरोसिस है या बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम्स है जिसके अंदर कीटोन बॉडीज़ फॉर्म होते हैं, तो उसके चलते
ब्रेथ जो है थोड़ी डिफरेंट हो सकती है। तो इट इज़ नॉट जस्ट अबाउट हाइजीन, डेंटल हाइजीन के अलावा बहुत सारे फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से बैड ब्रेथ आ सकती है। टीथ वाइटनिंग डैमेजेस टीथ परमानेंटली? यस दे डू, दैट्स अ फैक्ट। जब भी आप जो है टीथ वाइटनिंग कोई भी चीज़ यूज़ करते हैं तो आजकल ओवर द काउंटर ऐसे ऐसे टीथ वाइटनिंग सिस्टम्स आ गए हैं। आपने देखा हो तो कि भाई स्ट्रिप लगा लो, ये कर लो, वो कर लो, पेन आते हैं, बहुत सारे ऐसे ऐसे डैमेजिंग टूल्स आ गए हैं जिसकी वजह से परमानेंटली जो है सेंसिटिविटी के इश्यूज होते हैं। फिर उसको ट्रीट करना पड़ता है, आई मीन टू से उसको फिर दे रिक्वायर ट्रीटमेंट। ओके, या chewing gums should be used for cleaning the teeth? सी वंस इन अ वाइल च्युइंग गम इट्स वेरी गुड, आई टेल यू व्हाई। बहुत बार च्युइंग गम जब भी आप च्यू करते हैं, स्पेशली शुगर फ्री च्युइंग गम्स, एक तो होता है कि एक्सेस एनर्जी अगर आपकी बॉडी में है तो कहीं ना कहीं आपने देखो स्पोर्ट्समैन जो है अक्सर च्युइंग गम रखते हैं। दैट्स अ वे टू डेसिपेट देयर एक्सेस एनर्जी। बॉडी में जो एक्सेस एनर्जी होती है वो च्युइंग करने से एक मस्कुलर फंक्शन से जो है वो डेसिपेट होती है, तो कहीं ना कहीं हेल्थ को वो इम्पैक्ट करती है। कोई ना कोई एक एक्टिविटी ऐसी होनी चाहिए जिससे कि आपके मसल्स जो है एक्टिवेट होने चाहिए, जिससे एक्सेस एनर्जी बॉडी की निकल सकती है। तो यू कैन हैव वंस इन अ वाइल। बहुत ज़्यादा चू करोगे तो एनामल भी आपका वेयर हो सकता है। सो मॉडरेशन एज आई सेड इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट वर्ड। बहुत बार कई चीज़ों के आंसर्स येस और नो में नहीं होते हैं, देयर ऑलवेज अ ग्रे एरिया। तो मैं ऐसे मानता हूँ कि बैलेंस अगर आप रखते हैं, मैं खुद भी च्युइंग गम वंस इन अ वाइल यूज़ करता हूँ। आई यूज़ इट इन अ डिफरेंट वे। मैं च्युइंग गम को अलग अलग जगह पे मूव करता हूँ ताकि जहाँ कहीं भी कोई प्लाक रहा उसको वो निकाल देता है। So once in a week or या once in a while and especially I'll tell you जो wisdom tooth area है वो absolutely inaccessible है कोई भी ब्रश से या कहीं से भी। it require a special tool। कभी अगर wisdom tooth area में क्लीनिंग नहीं रख पा रहे हैं, एक च्युइंग गम लेके अगर आप वहाँ से चबाते हैं तो वहाँ पे जो भी प्लाक रहता है वो निकल जाता है। So I use it as a therapy also once in a while but indications are rare though। Again I tell कि right mentorship guide सही रहना बहुत important है, क्योंकि पॉडकास्ट के अंदर हमें बहुत थोड़े से समय में बहुत सारा इन्फॉर्मेशन देना होता है। तो राइट इन्फॉर्मेशन कई बार जो है सिचुएशन के हिसाब से, कॉन्टेक्स्ट के हिसाब से चेंज हो सकता है। या एंड च्युइंग गम्स भी अलग अलग टाइप की आती है, नॉट दोस फ्लेवर्ड वंस ना, शुगर फ्री च्युइंग गम्स यू कैन गो हेड विद। या करेक्ट। अच्छे ब्रांड का अगर आप यूज़ करेंगे, मैं खुद ऑर्बिट का च्युइंग गम यूज़ करता हूँ। या that is fine. So Dr. Saab, how is cosmetic dentistry different than the normal dentistry? See aesthetic dentistry, cosmetic dentistry को aesthetic dentistry बोलते हैं। अच्छा। तो कहीं ना कहीं हम लोग जो है दो चीज़ें यूज़ करते हैं cosmetic dentistry के अंदर, दो प्रिंसिपल्स। वन इज़ बायोमाइमेटिक डेंटिस्ट्री, मतलब नेचर के अंदर जैसे कलर्स हैं, जैसे टेक्सचर है, जैसा स्ट्रेंथ है, ऐसे बहुत सारे पैरामीटर्स हैं, वो सारे हम कॉस्मेटिक डेंटिस्ट्री के अंदर रेप्लिकेट करते हैं। एंड अनदर प्रिंसिपल व्हाट वी फॉलो इज़ मिनिमली इन्वेजिव डेंटिस्ट्री। मतलब पहले तो क्या है, कैविटी प्रिपेयर करने के लिए पूरे दांत को बहुत सारा उसको कट करके फिर उसमें फिलिंग की जाती थी। क्राउन्स भी जो बनते थे उसके अंदर पूरे दांत को 2-2 मिलीमीटर तक उसको कट करना पड़ता था, फिर क्राउन्स बनते थे। सो विथ द एडवांसमेंट इन एस्थेटिक डेंटिस्ट्री जितना प्रॉब्लम एरिया है सिर्फ उतना आपको जो है क्लीन करना है, और फिर उसको जो है ऐसे ऐसे मटीरियल्स आ गए हैं आजकल जिससे कि बहुत ही कम डैमेज, बहुत ही मिनिमल इनकन्वीनियंस के साथ में आप अच्छे से ट्रीट कर सकते हैं। अगर एक्सपर्ट डॉक्टर हैं तो मैं ऐसे मानता हूँ कि वो डेंटल एक्सपीरियंस इतना इट इज़ सो गुड दैट इट इज़ मोर लाइक अ स्पा दैन अ थेरेपी और अ ट्रीटमेंट। ओके, सो डॉक्टर साहब आजकल ना द रिसर्च इज सेइंग दैट जो अपना गम्स होते हैं ना, ब्लीडिंग गम्स, गम हेल्थ जिसको हम कह सकते हैं, तो इट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड विद हार्ट प्रॉब्लम्स। तो ये कितना सच है? इट इज़ 100% ट्रू, क्योंकि कहीं ना कहीं जो बैक्टीरियाज आपके गम्स में रिसाइड करते हैं, या मान लीजिए कोई भी टूथ के अंदर रिसाइड करते हैं जो इन्फेक्टेड है, तो जो खून आपके खून जो हार्ट को सप्लाई कर रहा है, ब्रेन को सप्लाई कर रहा है, किडनी को सप्लाई कर रहा है, पैंक्रियास को, द ब्लड इज ऑलवेज द सेम। सो वेर एवर द ब्लड गोज इट कलेक्ट्स द बैक्टीरियाज फ्रॉम देयर, और वैल्व्स के ऊपर, हार्ट वैल्व्स के ऊपर डिपॉजिट कर सकता है। उसके चलते वैल्वुलर इश्यूज आ सकते हैं। और कहीं ना कहीं देखिए, जैसे मैंने बताया कि हाइजीन, क्लेanलीनेस एक इतना इम्पॉर्टेंट वर्ड है, जितना आप इस वर्ड को अपने लाइफ में अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा जो है यू आर गोइंग टू लीड अ क्वालिटी ऑफ लाइफ जो आपकी है बहुत अच्छी एनहांस हो जाएगी। ऐसे कहा भी जाता है क्लीनलीनेस इज़ नेक्स्ट टू गॉडलीनेस। मैं बोलता हूँ क्लीनलीनेस इज़ गॉडलीनेस, इट इज़ नॉट जस्ट नेक्स्ट। कहीं ना कहीं क्लीनलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। And it is one of the principles of yoga also, Yes. स्वच्छ जिसको कहते या हैं, एब्सोल्युटली स्वच्छता। एब्सोल्युटली। सो क्लीनलीनेस एक बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है हेल्थ के अंदर, और उसको हर प्रिंसिपल, हर एक चीज़ में आप अप्लाई करिए। लेट इट बी इन बिजनेस, लेट इट बी इन योर पर्सनल लाइफ,
let it be in your mental health, let it be in your liver health, let it be in your brain health, सब जगह पे cleanliness word को आप definitely add कर सकते हो, merge कर सकते हो उसको. So Dr. Saab, what is your me time like? सी इन जनरल मैं कभी मी टाइम बहुत ज़्यादा उसके लिए नहीं वो रहता हूँ, क्योंकि मैं जहाँ भी जाता हूँ वहाँ पर कंफर्टेबल ही फील करता हूँ. जिधर भी जाता हूँ मुझे ऐसा लगता है कि भाई नहीं सभी अपने लोग हैं. जहाँ भी जाता हूँ मुझे बस ये चीज़ का ज़रूर रहता है, कहीं हरियाली नहीं है तो मैं ज़रूर बोलता हूँ अरे यार यहाँ पे थोड़ा पेड़ पौधे होने चाहिए, यहाँ पे ऐसा होना चाहिए. तो कहीं ना कहीं बैलेंस जो है बहुत. So that is your preference. Yes, that is my preference. अगर मुझे एक्सट्रीम क्वालिटी ऑफ मी टाइम चाहिए तो आई वुड रैदर गो एंड सिट इन साइलेंस. माई ओन कंपनी इज़ द बेस्ट कंपनी आई फाइंड. करेक्ट. या और आपका एक वो प्रिंसिपल क्या है, वो ड्राइविंग फैक्टर क्या है? बिकॉज आप इतना कुछ एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहते हैं सोशली एंड प्रोफेशनली. सो व्हाट इज़ दैट? कोई एक कोट है डॉक्टर साहब जो आपको ड्राइव करता है? सी मैं बताऊंगा कि पहले तो 4 एस्पेक्ट्स हैं जिनको मैं कवर करता हूँ बैलेंस के लिए. HDFC, भले ही बता दूं कि मैं बैंक का कोई प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मगर ये 4 एस्पेक्ट जो है गाड़ी के 4 पहियों की तरह है. H हो गया हेल्थ, वेरी कैची. H हो गया हेल्थ, D हो गया धंधा पानी, F हो गया फ्रेंड्स एंड फैमिली, C हो गया कम्युनिटी वर्क. तो मतलब ये चारों का बैलेंस हर रोज मैं चेक करता हूँ भाई इन चारों में से कोई एक पहिए में हवा तो कम नहीं है. तो ये चारों को जब आप जो है साथ में ग्रो करते हैं तो ऑटोमेटिकली चीज़ें बैलेंस में रहती है. लेकिन कहीं ना कहीं मौज में रहने के लिए कोई ना कोई एक कोट को आपको पकड़ के चलना पड़ेगा. करेक्ट. मेरा फेवरेट जो कोट है वो है जिसे मैं और मेरे की हवा लगी. जिसे मैं और मेरे की हवा लगी, उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी. Oh my God, this is so deep, ना? Yeah, indeed. So this is one of my favorite quotes and I find it so inspiring. क्योंकि जब आप खुद से ही उलझे हुए प्यार कर लेते हो खुद से तो आपको कुछ दूसरा कुछ भी वो दो मीनिंग है इसके. एक तो हो गया कि भाई आपको जो है अहंकार में नहीं जीना चाहिए. कहीं ना कहीं अगर मान लो सिर्फ मेरा ही मेरा मैं सोचूं तो कहीं ना कहीं आप पूरे वर्ल्ड को मिस आउट कर जाते हैं. तो आई ऑलवेज फील ये कोट अगर आप दिल में उतारते हैं, जिसे मैं और मेरे की हवा लगी, उसे ना दवा लगी ना दुआ लगी, तो कहीं ना कहीं अहंकार एक बहुत बड़ा कॉज है बहुत सारे प्रॉब्लम्स का. आज हम कोई एक्टिविटी भी करते हैं, कोई प्रोग्राम भी करते हैं, तो कई लोग बोलते हैं सर आप ये करते हैं वो करते हैं, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता है कि मैं करता हूँ. सम ऑफ थिंग्स स्टार्ट हैपनिंग ऑटोमेटिकली. द ओनली थिंग व्हाट आई फील इज़ कि मज़ा आना चाहिए आपको. एट द एंड ऑफ द डे यू मस्ट एन्जॉय वॉट एवर यू आर डूइंग. सो दैट इज़ द कोर प्रिंसिपल आई ऑलवेज अबाइड बाई, दैट यू मस्ट एन्जॉय, हैव जो मौज चाहिए आपको जीवन में, वो आपको जो है रेगुलरली आप जो भी काम कर रहे हैं उसमें आपको मिलनी चाहिए. और कम से कम 1.5 किलो चरस आपके दिमाग में रोज बननी चाहिए फ्री ऑफ कॉस्ट. मैं ऐसे मानता हूँ. तो बहुत क्लैरिटी है ना, सॉर्टेड एकदम. सॉर्टेड. सो डॉक्टर साहब, आप एवरी मंथ कुछ ना कुछ सीजन्स आप लॉन्च करते हो. खाना सूरत के काफ़ी सारे, इवन आई फील काफ़ी जगह से आप आउट ऑफ सूरत से भी आप काफ़ी इन्फ्लुएंसर्स वगैरह को बुलाते हो, एंड देन यू कनेक्ट विद देम. सो कहीं ना कहीं आपका वो आउटिंग वो हो जाता है. सो एज अ डॉक्टर मुझे पूछना था आपको कि आप कोई भी रेस्टोरेंट में जाते हो और जब आपको खाना ऑर्डर करना होता है तो व्हाट आर दोज मेन थिंग्स दैट यू कीप इन माइंड? ऐसा कुछ इंग्रेडिएंट्स के भाई ये चीज़ें हैं उसमें तो मैं ऑर्डर करूँगा. सो एज अ डेंटिस्ट तो आप क्या एडवाइस देना चाहोगे कि आप क्या करते हो? 3 चीज़ें. हाँ. पहली चीज़ है जो आप खा रहे हैं वो होलसम होना चाहिए, हेल्दी. ओके. हेल्दी मतलब उसके अंदर जो बैलेंस्ड वो डाइट रहनी चाहिए. पहला चीज़, इट शुड बी हेल्दी. सेकेंड है द प्लेस शुड बी वेरी हाइजीनिक. ओके. दूसरी चीज़ है हाइजीन. तीसरी चीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट जो चीज़ है, जो खिला रहा है ना बड़े प्रेम से खिलाए. वो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट. यस. तो ये 3 फैक्टर्स तो हमेशा इनएविटेबली 365 दिन एक टाइम का खाना मैं बाहर का खाता हूँ. हमारी पूरी फैमिली बहुत शौकीन है बाहर के खाने की. अच्छा. वी आर वेरी फॉन्ड ऑफ आउटसाइड फूड. तो ये 3 फैक्टर्स हम लोग हमेशा हर एक जगह पे जहाँ भी जाते हैं 3 फैक्टर्स हम लोग ढूंढते हैं. और फिर हमेशा जो है जब भी आप खाना खाते हैं एक प्रिंसिपल आपको अवॉइड करना है कि 70% पेट भरिए. अच्छा. 30% आपको खाली रखना है पेट. 20 to 30%. मतलब आप में इतना जिगरा होना चाहिए कि आप थोड़ी सी भूख के साथ उठ सको. एंड व्हाट इज द मेन रीजन बिहाइंड दैट? जब भी आपका पेट थोड़ा सा अगर खाली रहता है तो वहाँ पे डाइजेस्टिव जूसेस के लिए स्पेस बनती है.
जो भी डाइजेशन प्रोसेस होता है तब उसमें से जो गैसेस रिलीज होती है वो आपके वॉल्स पे प्रेशर नहीं क्रिएट करती, पेट के वॉल्स पे। तो कहीं ना कहीं आपको हमेशा जो इतनी भी आपकी कैपेसिटी हो उसके 70% ही आपको जो है कंज्यूम करना चाहिए खाना। वैसे तो बहुत सारे पॉइंट्स हैं मगर ये पॉइंट्स तो कोर, और बहुत बार क्या बहुत सारे पॉइंट्स को पकड़ के भी चलते हो तो फिर आप मौज नहीं कर पाते, कर ही नहीं पाओगे, तो इसीलिए कुछ बेसिक प्रिंसिपल्स को आपको अवॉइड करना पड़ता है। या सो ये 3 चीज़ तो हम देखते हैं कि भाई जगह जो है थोड़ी हाइजीनिक होनी चाहिए। जैसे आज यहाँ पर आए, दिस इज वन ऑफ आवर फेवरेट प्लेसेस। अंतरवन जो है यहाँ का एम्बियंस भी अच्छा है, हाइजीन तो है ही है, आपके आँख के सामने यहाँ पर जो है खाना बनता है। और यहाँ पे जो ये अपने दमन भाई, हाँ, तो वही बड़े मुस्कुरा के खिलाते हैं। तो कहीं ना कहीं आई थिंक ऑल द फैक्टर्स आर, या इट मैटर्स अ लॉट। वो बोलते हैं ना जैसा मन वैसा अन्न, बिल्कुल है ना। तो वो एक रेस्टोरेंट उसको बहुत ज़्यादा ध्यान रखने की चीज़ है ये चीज़। एब्सोल्युटली। सो डॉक्टर साहब आजकल कहते हैं कि वो सल्फेट फ्री टूथपेस्ट यूज़ करना चाहिए। सो इज़ इट ट्रू? और टूथपेस्ट का कितना ज़्यादा इम्पोर्टेंस होता है ब्रशिंग में? सी मोर देन टूथपेस्ट इज द टूथब्रश। टूथब्रश ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। ऑलवेज यूज सॉफ्ट ब्रिसल वाला ब्रश। और टेक्निक बहुत इंपॉर्टेंट है रेदर देन द पेस्ट। सल्फेट फ्री आर ऑलवेज प्रेफर्ड, क्योंकि सल्फेट से बहुत सारे एलर्जी रिएक्शंस भी हो सकते हैं, कहीं ना कहीं टेस्ट भी थोड़ा बहुत ऑल्टर्ड लगता है। सल्फेट्स का काम एक ही है कि भाई वो जो है थोड़े झाग वाग क्रिएट करता है, फील गुड फैक्टर आता है। तो सल्फेट फ्री इज़ ऑलवेज प्रेफर्ड। मैं खुद भी जो है इन जनरल आयुर्वेदिक पेस्ट ज़्यादा प्रेफर करता हूँ रेदर देन एलोपैथी। आई ऑलवेज यूज़ अ कॉम्बिनेशन ऑफ आयुर्वेदा एंड एलोपैथी, एंशिएंट विजडम विथ कॉन्टेम्पररी सॉल्यूशंस। सो सुबह शाम अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो एक टाइम आप जो है एलोपैथी पेस्ट को चूज़ कर सकते हैं और एक टाइम जो है आप आयुर्वेदिक पेस्ट यूज़ कर सकते हैं। क्योंकि एलोपैथी इन जनरल वर्क्स ऑन टूथ या टीथ, आयुर्वेदा वर्क्स ऑन गम्स एंड रूट्स। तो बोथ द थिंग्स आर इम्पोर्टेंट। सो द बैलेंस। यस। तो दोनों का कॉम्बिनेशन, एक टाइम आयुर्वेद कर लीजिए, एक टाइम आप एलोपैथिक पेस्ट यूज़ कर लीजिए। और कितने समय तक हमें और कितने समय के बाद में हमें ये चेंज करना चाहिए टूथब्रश? टूथब्रश एवरी 3 months इनएविटेबली। हर 3 महीने में आपको टूथब्रश चेंज कर ही देना चाहिए। थोड़ा भी फ्रे होता है तो उससे पहले भी आप कर सकते हैं, 3 महीने में एक बार आपको कर लेना है। बट हमेशा आप एक काम कीजिए कि भाई आप एक ब्रश लेके आपके डेंटिस्ट के पास जाइए कि भाई हमको राइट प्रेशर कितना लगाना चाहिए, कौन सी जगह पे लगाना चाहिए और किस तरह से करना चाहिए। वो एक टेक्निक आपके दांत के हिसाब से, सबके दांत एक जैसे नहीं है। जितने फिंगरप्रिंट्स होते हैं, हर एक इंसान के फिंगरप्रिंट्स अलग हैं, वैसे डेंटल प्रिंट्स अलग हैं। सो आपके दांत जो कुदरती तौर पे मिले हैं वो किसी से वर्ल्ड में मैच नहीं करते हैं, तो उसके सॉल्यूशंस भी वैसे ही होने चाहिए। सो टेक योर ब्रश टू द डेंटिस्ट एंड यू आस्क देम कि भाई कहाँ पर ओरल हाइजीन ज़्यादा रखना है, किस तरह से ब्रश करना है। क्योंकि लॉन्ग रन में आपका क्लेanलीनेस ही मैटर करता है। अच्छा, कई लोगों का हमने देखा है एक एक्स्ट्रा टूथ होता है, वो बोलते हैं ना लकी है। हाँ। सो वो किस वजह से होता है वो एक्स्ट्रा एक? जैसे मैंने बताया कि आजकल जबड़े हो गए छोटे, जॉ ग्रोथ कम है और दांतों की साइज है सेम, तो ट्रैफिक जाम मुंह में भी रहता है, उसके चलते उनको दांत निकलने की जगह नहीं होती है। अच्छा, तो दैट इज द रीजन। यस, दैट्स द रीजन। और सी अल्टीमेटली मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग बीइंग कि अगर उसको आप क्लीन रख पा रहे हैं तो वो टेढ़ा दांत भी आपको प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगा, और अगर आप उसको क्लीन नहीं रख पा रहे हैं तो डेफिनेटली वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगा। तो हमेशा कोई भी टेढ़े मेढ़े दांत अगर किसी के रहते हैं तो उनको हाइजीन मेंटेन करना थोड़ा मुश्किल होता है। इट इज़ लाइक अगर कमरा खाली है तो उसकी सफाई करना आसान है, उसमें अगर फर्नीचर भर दो तो उसको सफाई करना थोड़ा मुश्किल है। तो आपको जो है जब भी ब्रश करते हैं, जैसे मैंने बताया कि भाई डेंटिस्ट के पास लेके जाइए और फिर आपके दांतों के हिसाब से हाइजीन कैसे मेंटेन करना है वो आपको नोट करना है। या और है ना, कई लोगों का स्वीट टूथ होता है ना, मीठे का बहुत शौक होता है, जैसे मुझे भी है। सेम हियर। तो इस केस में क्या ध्यान रखना चाहिए, कितना शुगर कंजप्शन रखना चाहिए? कभी कभी ऐसा लगता है कि रोज़ मीठा खाते, तो किस टाइप का केयर हमें करना चाहिए डॉक्टर साहब? सी कहीं ना कहीं जैसे मिडवे मैं ढूंढता हूँ, जैसे चॉकलेट अगर आपको पसंद है 70% से ज़्यादा जिसमें ककाओ है वो चीज़ें आप ज़्यादा कंज्यूम करिए, बिकॉज थोड़े बिटर लगते हैं। बट समहाउ अगर आपको शौक पूरे नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं इनर डिससेटिस्फैक्शन आपको रहने वाला है। तो कोई भी आपके जो शौक है रेस्पॉन्सिबली शौक पूरे कीजिए।
तो शुगर इज़ द मेन कल्प्रिट, उसमें कोई संदेह नहीं है। जैसे कुछ भी खाते हैं तुरंत आप रिंस करिए, दैट इज़ द फर्स्ट सजेशन आई वुड। 8 times। अब या जो मैंने आपको बताया, आपको जो 8 टाइम्स जो है आपको अच्छे से रिंस करना है, तब तक रिंस करना है कि जो खाया है आपने उस चीज़ का स्वाद बिल्कुल भी आपके मुंह में नहीं रहना चाहिए। सो ये प्रिंसिपल आपको अबाइड बाई करना पड़ता है। बैलेंस आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि मीठा वैसे तो जितना मॉडरेशन में आप रख सकते हैं उतना मॉडरेशन में आप रखिए यार। सो थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब, आपने इतना अच्छे से एक्सप्लेन किया, बिकॉज वो ना कहीं डर रहता है वो डेंटिस्ट को लेके, पर आपने बहुत अच्छे से पेशेंटली हमें पूरे इस पॉडकास्ट में इंफॉर्मेटिव नॉलेज दिया। सो थैंक यू सो मच फॉर योर प्रेशियस टाइम डॉक्टर साहब। इनफैक्ट मैं हमेशा क्या और थोड़ा स्लोली बात करना पसंद करता हूँ, लेकिन पॉडकास्ट में समय कम रहता है और उसके चलते हमको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन रश थ्रू करनी पड़ती है। पॉडकास्ट के अंदर जो भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती है उसको आपके पर्सनल एक्सपीरियंसेस के साथ में मैच करके और फिर उनको फॉलो करना होता है। हम एक जनरल इंस्ट्रक्शंस जरूर दे सकते हैं, लेकिन स्पेसिफिक कस्टमाइज्ड इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको आपके स्पेशलिस्ट ही ज़्यादा अच्छी तरह से दे पाएंगे यार। बिल्कुल। थैंक यू वेरी मच। बहुत ही प्यारी खूबसूरत जगह है। तो आज के पॉडकास्ट ने हमें ये सिखाया कि रियल सक्सेस जो है अवार्ड से नहीं अवेयरनेस से बनती है। आई होप यू लाइक्ड द पॉडकास्ट। और कौन सा टॉपिक है जो आपको इस पॉडकास्ट में से बहुत ज़्यादा क्लिक किया, कमेंट सेक्शन में नीचे बताइएगा। सब्सक्राइब टू द चैनल द जर्नी टेल्स एंड स्टे ट्यून्ड टिल द नेक्स्ट एपिसोड।